हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं अमेंडमेंट्स बिजनेस लॉ की, जो कि एप्लीकेबल है नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए। जिस तरह से आप जानते होंगे कि हमारा लॉ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं और इंस्टीट्यूट हमसे हमेशा अपडेटेड चीजें ही एग्जाम में पूछता है। तो जनरली वो आपसे पेपर से पहले अराउंड 2 मंथ्स पहले वो आपको जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं उस अटेम्प्ट के लिए, वो अमेंडमेंट्स आपको एक रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी के थ्रू रिलीज करके बताता है। पहले तो आप ये समझिए कि आपके एग्जाम में अमेंडमेंट्स आती किस किस तरह की हैं। आप समझेंगे लॉ एक एवर डायनामिक सब्जेक्ट है, चेंजिंग सब्जेक्ट है और इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं और ये चेंजेस पेपर में पूछे भी जाने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपको अपडेटेड लॉ पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि इंस्टीट्यूट किस डेट तक के चेंजेस आपसे पूछे, क्योंकि एग्जाम हो रहा हो उससे 2 दिन पहले चेंज आ जाए तो क्या वो भी एग्जाम में आएगा? तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक सिंपल रूल ले डाउन कर रखा है कि वो हर अटेम्प्ट में उससे 6 महीने पहले तक आई हुई अमेंडमेंट्स आपसे पूछता है। यानी कि अगर मैं समझाऊं तो अगर हम नवंबर 2020 अटेम्प्ट की बात करते हैं तो 6 महीने पहले यानी कि 30 अप्रैल 2020 तक जो चेंजेस आए हैं सिर्फ वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर आप मई 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 31 अक्टूबर 2020 तक जो चेंजेस आए हैं वो एग्जाम के लिए करके जाने होते हैं। सिमिलरली अगर आप नवंबर 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 30 अप्रैल 2021 तक जो चेंजेस आ जाएंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दिस इज हाउ इंस्टीट्यूट अपना सिलेबस में अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता है। फिलहाल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं नवंबर 2020 के लिए। तो इसमें 30 अप्रैल 2020 तक जो चेंजेस आए थे वो सब इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किए हैं। और ये ज्यादातर चेंजेस, क्योंकि हमने क्लासेस मार्च में ही बनानी शुरू की थी आप लोगों के लिए, तो हमें उस समय मालूम चल गया था कि क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि मार्च में लगभग आइडिया हो गया था कि 30 अप्रैल तक यही चेंजेस आएंगे। एक दो चेंजेस उसके बाद आए हैं तो वो सब मैंने ऑलरेडी क्लासेस में इंक्लूड कर लिए हैं। लेकिन जो आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिला है वो स्टडी मटेरियल काफी पुराना स्टडी मटेरियल है, यानी कि इंस्टीट्यूट ने काफी समय से अपने स्टडी मटेरियल को चेंज नहीं किया था। इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है बेटा वो मार्च 2019 एडिशन आप लोगों को दिया जा रहा है। कुछ को जुलाई 2019 एडिशन मिला है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, कोई चेंज नहीं है। यानी कि लास्ट टाइम मार्च 2019 में अमेंड किया गया था, उसके बाद से वो वही स्टडी मटेरियल आप लोगों को आईसीआई देता आ रहा है, इसलिए उनमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अपना एक रिवीजन टेस्ट पेपर इशू किया है, आरटीपी बुलाता है वो इसको, और इसके सेक्शन ए में उन्होंने आपको अभी तक की यानी कि 30 अप्रैल 2020 तक की जो चेंजेस हैं वो लिख के दिए हैं, वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं कि ये चेंजेस आप अपनी बुक के अंदर कर लीजिए। तो जो बच्चे मेरे बुक से, मेरे नोट से पढ़ रहे हैं उन्होंने ज्यादातर चेंजेस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैंने उनको अपडेटेड पढ़ाया था। इनफैक्ट काफी बच्चों के टाइम टू टाइम मेरे पास क्वेरी आती रहती थी कि सर आपकी बुक में कुछ और लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट की बुक में कुछ और लिखा हुआ है, हमें क्या पढ़ना है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आपने चेंज देखा होगा, होल्डिंग कंपनी मैंने आपको बताया था टोटल शेयर कैपिटल की जगह टोटल वोटिंग पावर वर्ड हो गया है, ये सब चीजें आपके स्टडी मटेरियल में नहीं थी। अब उन्होंने इस आरटीपी के थ्रू ये बताया है कि बुक के फलाने फलाने पेज नंबर के ऊपर ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो स्टिल मैं दोबारा से एक बार सारे चेंजेस बता देता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद मेरी क्लासेस नहीं देखी, उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने क्लासेस देखी हैं लेकिन रेलेवेंट चेंजेस बुक में इनकॉर्पोरेट नहीं किए, या उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्टडी मटेरियल से सेल्फ स्टडी किया है तो वो ये चेंजेस अपनी बुक के अंदर कर लें और अपडेटेड एग्जाम के लिए पढ़ के जाएं। तो फिलहाल नवंबर 2020 अटेम्प्ट हो, मई 2021 अटेम्प्ट हो आपका, या नवंबर 2021 अटेम्प्ट हो, ये चेंजेस आपको अपनी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं। टाइम टू टाइम जो चेंजेस आते रहेंगे वो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो अगर हम अपने कोर्स की बात करें 2A दैट इज बिजनेस लॉ का पेपर, आपका बिजनेस लॉ के पेपर में नो डाउट आपके पास 5 एक्ट हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपके पास पार्टनरशिप एक्ट है, आपके पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, एलएलपी और कंपनी एक्ट है। इनमें से ज्यादातर चेंजेस या हमेशा जो चेंजेस आते हैं वो सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं। एलएलपी में भी आ सकते हैं लेकिन आज तक कभी आए नहीं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप ये तो वैसे ही इतने पुराने बने हुए एक्ट हैं कि इनमें अब कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो जनरली जो अमेंडमेंट्स आपकी आएंगी वो कंपनी एक्ट में आएंगी, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक्ट में हम लोगों के सिर्फ है ही मात्र 10 सेक्शन सिलेबस के अंदर, तो उन 10 सेक्शन में कोई चेंज आता होगा तो वो सीए फाउंडेशन पे अप्लाई हो जाता है। और हाँ, उससे आगे आप इंटर और फाइनल में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वहां काफी चेंजेस आते रहते हैं, तो वहां तो बच्चों को हर 6 महीने बाद अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ती है। जनरली फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो इस बार जो आपके अमेंडमेंट्स आई हैं टोटल 5 अमेंडमेंट्स हैं।
सारी अमेंडमेंट्स लगभग, एक को छोड़ के मैंने आपके साथ बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर ली थी। जिन्होंने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इनकी एक बार रिवाइज हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स नोट डाउन करना शुरू करेंगे। पहली अमेंडमेंट जो हमारी आई है वो आई है वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन में एक पॉइंट के अंदर। वन पर्सन कंपनी की अगर आप बात करें तो वन पर्सन कंपनी की हमने डेफिनेशन कवर की थी, और वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन अगर मैं अपनी बुक पे आ जाऊं तो मेरी बुक में कवर्ड है ऑन पेज 174 पेज पर आप आएंगे तो वन पर्सन कंपनी 2 क्लॉज 62 के अंदर डिफाइंड है, और उसके बाद इसके बारे में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें से एक प्रोविजन होता है कि अगर आप एक वन पर्सन कंपनी के मेंबर या नॉमिनी बनना चाहते हैं तो तीन बातें आपको पूरी करनी होती हैं। आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। और रेजिडेंट इन इंडिया के लिए एक डेफिनेशन दी हुई है कि रेजिडेंट इन इंडिया वो है हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग, बेटा पहले ये वर्ड होते थे इन द प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर। ये मैंने आपको बुक में अपनी क्लास में चेंज भी कराया था कि अब पिछला एक कैलेंडर ईयर नहीं देखा जाता, अब कैलेंडर ईयर की जगह क्या देखा जाता है, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर आप समझेंगे 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक, यानी कि आपने इस समय के दौरान आपका जो पर्सन जिसको आप मेंबर बनाना चाहते हैं या नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो 182 डेज इंडिया में था या नहीं था, ये चेक करना है। पहले हम ये कैलेंडर ईयर में करते थे, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अब इसको चेंज कर दिया गया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो मैंने क्लास में चेंज करा दिया था, जिन्होंने नहीं किया हुआ है फिर इसको चेंज कर लें। ये पहली अमेंडमेंट है आपकी। इन लास्ट प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर की जगह आप चेंज करके लिखेंगे इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, पेज 174 मेरी बुक का। और अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने जो ये आरटीपी है, ये आरटीपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड करना चाहे वहां से कर लें। और अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां भी आपको आरटीपी सेक्शन के अंदर नवंबर 2020 का आरटीपी मिल जाएगा। अगर आप अपनी बुक में आए जो कि है इंस्टीट्यूट का मटेरियल, वहां पर ये पेज 5.10 पे दिया हुआ है, वहां पर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप मेरी बुक में जाएं तो पेज 174 पर, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जाएं तो पेज 5.10 के ऊपर ये अमेंडमेंट कवर्ड है। कोई मेजर चेंज नहीं है, पहले आप वन कैलेंडर ईयर में काउंट करते थे, वन फाइनेंशियल ईयर में करना है, दैट्स इट। सेकंड हमारे पास चेंज आया है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। स्मॉल कंपनी की अपडेटेड डेफिनेशन ही मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, लेकिन वो बच्चे जो स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे थे, आप आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 5.11 पर, और मेरी बुक के पेज नंबर 175 पर। 175 पेज पर आएंगे तो बेटा अमेंडमेंट मैंने अमेंडेड ही लिखी हुई है, मुझे पुरानी बतानी पड़ेगी आपको। क्लास में मैंने दोनों बताई थी। स्मॉल कंपनी की डिफाइंड है 2 क्लॉज 85 के अंदर, मींस कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दो कंडीशन क्या है कि पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड नॉट बीइंग मोर देन 10 करोड़, एंड इट्स टर्नओवर as per the profit and loss account of immediately preceding financial year does not exceed ₹2 crore, or such higher amount as may be prescribed not being more than 100 crore। अब यहाँ चेंजेस कहाँ हैं बेटा, चेंजेस वहां आए हैं जहां मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। नॉट बीइंग 10 करोड़, नॉट बीइंग 100 करोड़, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये तीन चीजें हैं जहां अगर आप अपनी स्टडी मटेरियल के डेफिनेशन इसको कंपेयर करेंगे तो आपको चेंजेस मिलेंगे। यहां पर आपको 10 करोड़ की जगह फिगर मिलेगी 5 करोड़, या आपको 100 करोड़ की जगह फिगर मिलेगी 20 करोड़, और एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जगह वर्ड्स मिलेंगे एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीनों में चेंजेस समझिए। उन्होंने क्या कहा जी, एक स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पब्लिक कंपनी नहीं होती और दोनों बातें सेटिस्फाई करती है। दोनों बातें क्या, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, या उस अमाउंट से ज्यादा ना हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, यानी कि 50 लाख या हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, और कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। पहले जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता था वो था 5 करोड़ तक, अब जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है वो है 10 करोड़ तक। यानी कि इस 50 लाख के अमाउंट को बढ़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पहले कहां तक ले जा सकती थी, 5 करोड़ तक, अब कहां तक ले जा सकती है, 10 करोड़ तक। मजे की बात यह है कि पहले भी उसने 5 करोड़ तक की जब पावर थी इसको नहीं बढ़ाया था, अब भी 10 करोड़ तक की पावर है लेकिन बढ़ाया नहीं गया, यानी कि इफेक्टिवली आज भी फिगर क्या है, 50 लाख। हाँ, पहले जो उसकी पावर थी वो कम थी, अब उसकी पावर बढ़ के क्या हो गई है, 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ तक उसको बढ़ा सकता है। सिमिलरली टर्नओवर 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब 2 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट जो प्रिस्क्राइब किया जाए, और पहले ये बढ़ाया जा सकता था 20 करोड़ तक, अब बढ़ाने की पावर कितनी हो गई है, 100 करोड़ तक। और पहले बेटा यहां वर्ड होते थे एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
अब ये वर्ड ज्यादा क्लियर कर दिए गए हैं, एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिक्कत आती थी। कुछ कंपनियां ऐसी होती थी जो बीच में पूरे फाइनेंशियल ईयर का ना बनाकर क्वार्टरली अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती थी, शायद किसी फॉरेन कंट्री में देने के लिए, या शायद किसी और अथॉरिटी को देने के लिए, सेबी को देने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को देने के लिए। तो वो कहती थी कि मेरा जो 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ये मेरा लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो आप इसके हिसाब से टर्नओवर देखिए, क्योंकि आपने वर्ड क्या यूज किया हुआ है, इट्स टर्नओवर एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्होंने इस वर्ड्स को ठीक किया, उन्होंने कहा लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देखना, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है, यानी कि पूरे साल का, और किस साल का, उस साल का नहीं, उससे पिछला साल जो पूरा खत्म हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। मान लीजिए आप सितंबर 2020 में चेक कर रहे हैं, तो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका टर्नओवर आप चेक करेंगे। और अगर ये टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, तो आप दूसरी कंडीशन चेक करिए, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है, देन यू आर अ स्मॉल कंपनी, आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो चेंजेस मैंने बता दिया आपको, 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब नॉट बीइंग मोर देन 10 करोड़, पहले ये वर्ड होता था 5 करोड़, चेंज कर लेंगे इसको। इफ टर्नओवर एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको चेंज करके लिखेंगे इट्स टर्नओवर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड थर्ड, सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब नॉट बीइंग मोर देन 100 करोड़, पहले ये वर्ड होता था 20 करोड़। तो ये 3 चेंजेस थे आपके स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा था ऑलरेडी, अपडेटेड अमेंडमेंट ही मैंने आपकी, अपडेटेड चीज ही आपको बुक के अंदर कराई थी। थर्ड अमेंडमेंट पे आ जाते हैं, वापस आरटीपी पे आते हैं। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन, अगेन 2 क्लॉज 87 के अंदर पेज 177 मेरी बुक का और इंस्टीट्यूट की बुक का है भैया, पेज नंबर 5.12। अगेन छोटी सी अमेंडमेंट थी, टोटल वोटिंग पावर वर्ड्स को चेंज कर दिया था हमने, बाय टोटल शेयर कैपिटल वर्ड्स को हमने चेंज किया था टोटल वोटिंग पावर से। क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, जिन बच्चों ने नहीं नोट डाउन किया इसको नोट डाउन करें। इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। जगह वर्ड क्या हो गया है, टोटल वोटिंग पावर, इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। इसकी वजह से नीचे जो टोटल शेयर कैपिटल की डेफिनेशन दी हुई थी, दैट इज शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कट गई है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि टोटल शेयर कैपिटल वर्ड अब डेफिनेशन के अंदर ही नहीं रहा। टोटल शेयर कैपिटल की जगह वर्ड क्या हो गया है, टोटल वोटिंग पावर। तो ये भी क्लास के अंदर कवर्ड थे लगभग, आपने जहां से ही पढ़ा होगा, शायद ये वाली चीज तो अपडेटेड ही पढ़ाई होगी। जो स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं बेटा, इन वर्ड को सही कर लेंगे। मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल की जगह मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वर्ड्स आपने इसके अंदर लिखना है। सेम जो चेंज आया था वो एसोसिएट कंपनी के अंदर आया था। एसोसिएट कंपनी के अमेंडमेंट इन्होंने पता नहीं आरटीपी में क्यों नहीं डाली है, जब सब्सिडरी के डाल दिया है। तो एसोसिएट कंपनी में 2 क्लॉज 6 में भी आप इसको ठीक कर लेंगे। पेज नंबर है मेरी बुक के अंदर 180, इंस्टीट्यूट में देख लीजिए आसपास के होगा पेज नंबर जो आपने लिखा हुआ है। एसोसिएट कंपनी में भी यही था। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary and it includes a joint venture। फिर significant influence में था, significant influence means a control of at least 20% of total share capital। बड़ा वर्ड कर लीजिए total voting power, यहाँ भी सेम चेंज है, टोटल शेयर कैपिटल की जगह वर्ड्स क्या लिखेंगे, टोटल वोटिंग पावर। और इसमें बेटा एक जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन और ऐड की गई थी, ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को लिखवा दी थी। जिन्होंने नहीं लिखा है ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आया था इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। तो पहले उन्होंने बताया नहीं था कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, आपको प्रैक्टिकली आइडिया होता था, अब उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net asset of the arrangement। यानी कि पहले तो उसने क्या बोला कि जॉइंट वेंचर होता क्या है, एक अरेंजमेंट होता है, एक आपसी सहमति होती है, जहां पर इस अरेंजमेंट में जो पार्टीज होती हैं वो आपस में जॉइंट कंट्रोल रखती हैं इस अरेंजमेंट के नेट असेट्स के ऊपर। सिंपल सी भाषा में उसने क्या कहा कि 2 या 3 लोग मिलके या कंपनीज मिलके आपस में एक सहमति बनाती हैं, और ये सारे उस सहमति के दौरान बना के जो एसेट आते हैं उसके अंदर जॉइंट कंट्रोल रखती है। तो उसने डेफिनेशन दे दी है। तो जॉइंट वेंचर के ऊपर अब आपको ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी। और अगर जब भी एसोसिएट कंपनी वो पूछता है तो एसोसिएट कंपनी भी डिफाइन करेंगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन भी देंगे, और थर्ड जो जॉइंट वेंचर है उसकी डेफिनेशन भी आप नीचे देंगे। तो जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangement
हैव राइट्स टू द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। ये आपको एक डेफिनेशन इसके साथ यहां पर अटैच करके रखनी पड़ेगी। तो दिस इज डन। नेक्स्ट अमेंडमेंट पर आते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में एक चेंज आया है 2 क्लॉज 45 पे, और ये अच्छा चेंज है कि कहीं ना कहीं आपके जो सब्सिडरी वाला चेंज है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन पर भी आएंगे, पहले तो पेज नंबर देख लें भाई, पेज नंबर 5.14 आपके स्टडी मटेरियल का, और 182 मेरे इंस्टीट्यूट में मेरा दिए हुए मटेरियल का, जो आपका 182 पेज पर मिलेगा आपको। ये गवर्नमेंट कंपनी के चेंजेस देखें, गवर्नमेंट कंपनी 182 पेज। गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में क्या की थी? गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of paid up share capital is held by central government, any state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state government, and includes a subsidiary of a government company। ये डेफिनेशन था, बट यहाँ वर्ड अभी भी क्या यूज किया गया था? पेड अप शेयर कैपिटल। सब्सिडरी कंपनी में इस वर्ड को चेंज करके किया गया टोटल वोटिंग पावर। यहां भी इन्होंने लिखा, नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाली, ये नई ऐड हुई है, ये इनफैक्ट मैंने क्लास में भी कवर नहीं कराई, तो ये सारे बच्चे लिखेंगे। नीचे एक एक्सप्लेनेशन डालेंगे, एक्सप्लेनेशन की एग्जैक्ट लैंग्वेज यहाँ है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, आप एग्जैक्ट लैंग्वेज यहाँ से कॉपी कर लें। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, यानी कि 2 क्लॉज 45, पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। इसको नोट डाउन करें। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, इसको वहां लिखें साथ साथ, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर DVRs यानी कि शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। एग्जैक्ट लैंग्वेज यहां से नोट डाउन करें। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। तो क्या कहा उसने, एक बार ये नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे। उसने क्या कहा कि जब ये पेड अप शेयर कैपिटल शब्द लिखा जाएगा, इस पेड अप शेयर कैपिटल को आप क्या मानेंगे? टोटल वोटिंग पावर। मैंने कहा अच्छा, यानी कि आम भाषा में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, टोटल वोटिंग पावर। उसने कहा नहीं, सिर्फ टोटल वोटिंग पावर वहां पढ़ना है जहां कंपनी ने डीवीआर इशू किए हुए हैं। सर अभी डीवीआर क्या होते थे? सेक्शन 43 में हमने बात पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जो आपके इक्विटी शेयर हैं वो दो तरह के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले क्या होते हैं? जो बाकियों से अलग या बाकियों से ज्यादा या कम वोटिंग राइट्स रखते हैं, उनको हम बोलते हैं दीज आर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तब उसने क्या कहा? एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसने डीवीआर इशू किए हुए हैं, उसके लिए 51% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल की जगह आप क्या पढ़ेंगे? 51% ऑफ टोटल वोटिंग पर राइट्स या टोटल वोटिंग पावर। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बेटा एक कंपनी है जिसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स इशूड हैं, 10 रुपीज ईच के इक्विटी शेयर्स हैं, ये 10,000 इक्विटी शेयर्स इशूड हैं 10 ईच के, टोटल कैपिटल होगी 1 लाख, और इसके अंदर 3,000 शेयर्स इशूड हैं 10 ईच के, ये हो गए 30,000। और ये जो शेयर्स है बेटा ये डीवीआर्स हैं, यहां पर एक शेयर के साथ आपको 5 वोट्स मिलते हैं, ये डीवीआर्स हैं। यहां एक शेयर के ऊपर 5 वोट है, यानी कि जो ऊपर वाले शेयर हैं 10,000 वाले, उनमें एक शेयर के ऊपर एक ही वोट है। नीचे वाले जो 3,000 शेयर्स हैं ये डीवीआर्स हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले हैं, और यहां एक शेयर को 5 वोट्स दिए गए हैं। फिलहाल अभी हम इस अमेंडमेंट को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि ये 3,000 शेयर मान लीजिए हरियाणा गवर्नमेंट होल्ड करती है इन दिस कंपनी। क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बुलाई जा सकती है? तो अब हम क्या देखेंगे भैया, इसके टोटल वोट शेयर्स कितने हो गए, टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी? पेड अप शेयर कैपिटल 1,30,000, इन दोनों को ऐड किया, इसमें से 30,000 कौन होल्ड करता है? हरियाणा गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो 30,000 अपॉन 1,30,000, कहीं भी आपका जो एक्सटेंड 51% को टच नहीं करता, तो जितना ही परसेंटेज बनता है मेरे हिसाब से ये कितना एक बन जाएगा, 30,000 अराउंड 15% के आसपास बनेगा, नहीं ये बन जाएगा अराउंड 20% से ऊपर बनेगा, 25% के आसपास। तो जो भी शेयर बनेगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। मुद्दे की बात यह है कि 51% को टच नहीं करता है, तो दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन अब आया है डेफिनेशन में चेंज। उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि इस कंपनी में डीवीआर इशूड हैं, अब आपने टोटल शेयर कैपिटल नहीं देखनी है, अब आपने टोटल वोटिंग पावर देखनी है। तो वोटिंग पावर कैसे देखें बेटा? यहां पर एक शेयर के ऊपर एक राइट है, यानी कि टोटल वोट कितने हो गए? 1 लाख। और यहां पर 30,000 शेयर्स के ऊपर कितना हमें मिले? 5, यानी कि 30,000 इंटू 5, ये कितने हो गए? 1.5 लाख।
तो 1.5 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख। समझ आई ये चीज? हमने वोट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया, 1 लाख की कैपिटल के ऊपर 1 वोट तो 1 लाख, और 30,000 की कैपिटल के ऊपर 5 वोट ईच, यानी कि 1.5 लाख वोट, तो 2.5 लाख हो गए टोटल वोटिंग पावर। अब इसमें से हरियाणा गवर्नमेंट कितना होल्ड करती है? 1.5 लाख, एंड दिस अमाउंट्स टू 60% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और ये एक्सीड करता है 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर को। तो अब ये क्या बन जाएगी? नाउ दिस विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो आपने चेंज देखा कि चेंज क्या आया? चेंज सिर्फ वहां आया जहां पर डीवीआर इशूड है। जहां डीवीआर इशूड है वहां आप इस तरह से करने की बजाय, यानी कि कैपिटल को उठा के कैलकुलेट करने की बजाय, आप किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? आप वोटिंग पावर के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। आप टोटल वोटिंग पावर निकालेंगे, उसमें से देखेंगे कि गवर्नमेंट होल्डिंग वाली वोटिंग पावर कितनी है, और टोटल वोटिंग पावर से डिवाइड करके देखेंगे क्या वो 51% को एक्सीड करती है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हम ये बना देंगे, अगर इस तरह का एक चार्ट बना लें, तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी को चेक करना है कि वो गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, हैज कंपनी इशूड डीवीआरस? क्या कंपनी ने डीवीआर इशू किए हैं? अगर आंसर आता है यस, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। और अगर आंसर आता है नो, कि नहीं भाई कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं किए, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, 51% ऑफ टोटल, या 51% ऑफ वर्ड यूज है पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है भैया, ये है हमारा प्रोविजन आफ्टर अमेंडमेंट। तो पहले अमेंडमेंट ऐसा कुछ नहीं था, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ही था। अब आपको चेक क्या करना है कि अगर डीवीआर इशूड है कंपनी के अंदर, तो 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर देखना है, और अगर डीवीआर इशूड नहीं है तो 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल देखना है। लास्ट अमेंडमेंट जो हमने कवर करनी है, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट थी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे गवर्नमेंट कंपनी को। तो अब चेंजेस के बाद आपको गवर्नमेंट कंपनी का आता भी है तो बेटा नीचे एक्सप्लेनेशन पक्का दीजिएगा। ये एग्जांपल आपको नहीं देना है, ये एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए था, ये साथ में नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन ये एग्जांपल आपको देना नहीं है पेपर के अंदर, ये सिर्फ मेरा खुद का बनाया हुआ एग्जांपल है। लास्ट जो हमने कवर करना है, आरटीपी में आ जाएं, निधि कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आया है। निधि कंपनी हमारी बुक में कवर्ड है पेज 183 के ऊपर, और आपके स्टडी मटेरियल में कवर्ड है 5.16 पेज के ऊपर। लास्ट अमेंडमेंट जो हमने कवर करनी है, मेरी बुक के अंदर एक कवर्ड थी पेज नंबर 183 के ऊपर। लास्ट में आ जाएंगे गवर्नमेंट निधि कंपनी, और बेटा निधि कंपनी की ये डेफिनेशन देंगे आप काट। सर काट दें? बिल्कुल, ये डेफिनेशन पूरी काट दें और इसकी जगह नई डेफिनेशन लिखें। निधि कंपनी बेटा अब 406 सब सेक्शन 1 में डिफाइंड है, यानी कि सेक्शन के अंदर कई सारे सब सेक्शन डाल दिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उसने सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करी है 406 सब सेक्शन 1। यानी कि पहले आप लिखते थे निधि कंपनी इज डिफाइंड अंडर 406, अब आप लिखेंगे निधि कंपनी इज डिफाइंड अंडर 406 सब सेक्शन 1। देखिए बेटा डेफिनेशन, निधि कंपनी को उन्होंने डिफाइन किया इन दिस सेक्शन निधि, और उसका एक नाम और रख दिया म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। तो पहले निधि कंपनी नाम होता था, ये नाम मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको इनको जनरली म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज बोला जाता है। अब उन्होंने एक्ट में ही लिख दिया इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस अ कंपनी which the central government may by notification in the official gazette declare to be a निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में। बिलो बेटा डेफिनेशन खत्म ही कर दी, उन्होंने कहा जी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी क्या है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट के अंदर निधि या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी डिक्लेयर कर दे, वो क्या मानी जाएगी? वो निधि कंपनी मानी जाएगी। यानी कि जो आपकी डेफिनेशन थी, निधि मींस अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग एंड हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर, ये सारी डेफिनेशन काट दी है। अब आपसे कोई पूछेगा निधि कंपनी क्या, आप कहोगे निधि कंपनी वो है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट निधि कंपनी बोल दे, दैट्स इट, इससे बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं करनी है। सो इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस a company which central government may by notification in official gazette declare to be a निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में भी। तो अब यहां से 406 को काट देंगे और इसी पेज के नीचे स्पेस मिल जाएगा आपको मेरी बुक के अंदर पेज 183 पे। यहां पर निधि कंपनी की नई डेफिनेशन आप इसके अंदर अपनी लिख लेंगे एक बार, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहेगी नवंबर 2020 और आने वाले बाकी अटेम्प्ट्स के लिए ये वाले अमेंडमेंट्स आपकी अप्लाई रहेंगे। तो टोटल 5 अमेंडमेंट्स थी।
एसोसिएट कंपनी वाले भी गिन लें तो 6 अमेंडमेंट्स थी, 6 के 6 अमेंडमेंट्स मैंने आपको कवर करा दी जो कि अप्लाई करती हैं। दोबारा से एक बार नजर मार लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 पर्सन कंपनी देखी। 1 पर्सन में हमने देखा कि 182 डेज इन 1 कैलेंडर ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर किया है। स्मॉल कंपनी में हमने देखा कि लिमिट्स बदली हैं, पहले 20 जो 5 करोड़ था 10 करोड़ कर दिया, 20 करोड़ को 100 करोड़ कर दिया, और लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर किया। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी में डेफिनेशन है, वहां वर्ड्स टोटल वोटिंग पावर यूज कर दिए गए। सिमिलरली एसोसिएट में टोटल वोटिंग पावर यूज की है। गवर्नमेंट कंपनी में भी टोटल वोटिंग पावर यूज की है, लेकिन सिर्फ डीवीआरस वाले केस के अंदर और निधि कंपनी के डेफिनेशन के अंदर चेंज लाया गया। तो ये थे वो चेंजेस जो अप्रैल 2020 तक आए थे पहले 10 सेक्शंस के अंदर कंपनी एक्ट के, जो कि अप्लाई करते हैं आपके सीए फाउंडेशन के लिए। अब आपने पूरा अपडेटेड सिलेबस, ज्यादातर मैंने आपको कराई रखा था क्लासेस के अंदर, निधि कंपनी की और गवर्नमेंट कंपनी वाली बात मैंने क्लास में कवर नहीं की थी, वो मैंने आपको सब वीडियो के थ्रू कवर करा दी है। तो अब आपका पूरा अपडेटेड नवंबर 2020 के लिए मैंने करा दिया है। इसके आगे वाले अटेम्प्ट्स जो होंगे मई 2021, ऑब्वियसली उसके अंदर अप्रैल उसके लिए 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट जो होंगी वो अप्लाई होंगी। कोई मेजर चेंज नहीं आया है पहले 10 सेक्शन के अंदर, तो हूबहू सिलेबस चलता रहेगा। नवंबर 2021 बहुत दूर है, देखते हैं उस समय तक कोई चेंज आएगा तो टाइमली बेसिस पर मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर ये चेंजेस आप कर लेंगे। इसके अलावा बेटा आरटीपी के अंदर एक आता है सेकंड पार्ट, जहां पर वो आपको रिवीजन क्वेश्चंस देता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कुछ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के और कंपनीज एक्ट के। ये सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो के थ्रू आपसे डिस्कस करूंगा, और इसमें मैं एक चीज आपको नोट कराऊंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सारी की सारी केस स्टडीज हूबहू सेम नाम के साथ ऑलरेडी मैं अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके साथ कवर कर चुका हूं। इससे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर आप मेरा दिया हुआ क्वेश्चन बैंक कर जाते हैं, देर आर ग्रेट चांसेस कि लगभग सारा पेपर 70-80% तो बड़ी आम बात है, हूबहू सेम वही केस स्टडी सिर्फ नाम बदलकर पेपर में रिपीट कर दी जाती है। इनफैक्ट आरटीपी में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें तो नाम भी नहीं बदले गए हैं, वही क्वेश्चन जो वो पहले पूछ चुके थे। इसमें बेटा मेरी कोई वो नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन कर दिया है। एक्चुअली जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है वो क्वेश्चन बैंक इंस्टीट्यूट के पास्ट में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, लेकिन आप लोगों के पास वो कंपाइल्ड नहीं होते क्योंकि कई अटेम्प्ट हो चुके, कई आरटीपीज आ चुके, कई मॉडल टेस्ट पेपर्स आ गए, तो इंस्टीट्यूट ने अलग अलग जगहों पे वो क्वेश्चन पूछे थे। मैंने सारे कंपाइल करके उस क्वेश्चन बैंक में आपको दे दिए हैं। उस क्वेश्चन बैंक में से ही ये सारा है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आरटीपी डिस्कस करूंगा और इसके आंसर मैं आपको अपने क्वेश्चन बैंक में से रीड कराऊंगा। वैसे यहां भी आंसर दिए हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको लिखवाता हूं। तो ये था हमारा अभी तक की सारी की सारी अमेंडमेंट जो मैंने आपको कवर की है। इसके अलावा रिवीजन वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब पे दे चुका हूं। जिन बच्चों ने रिवीजन वीडियोस नहीं देखी हैं, उसमें पूरी तरह से पूरा सिलेबस आपका कवर्ड है अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर। उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल रहा हूं, आप रिवीजन वीडियोस पक्का देखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है आज की डेट में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस डाल चुका हूं, जहां मैं आपको आंसर लिखे कैसे जाते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो वो वाला जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्टली अगर आप क्वेश्चन बैंक जो हमारा है वो परचेज करना चाहते हैं तो उसका बाइंग लिंक भी आपको इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें मैंने आपका अमेंडमेंट्स कवर किया। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो गिव इट अ थम्स अप, और पक्का इसको अपने उन स्टूडेंट के साथ एटलीस्ट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनको आपको पता है कि उन्होंने कोई पुराने अटेम्प्ट में तैयारी की थी, जिन्होंने अमेंडमेंट्स कवर नहीं की होंगी, उनके साथ पक्का शेयर कीजिएगा, बेनिफिट रहेगा उनके लिए, ताकि अपडेटेड चीजें वो एग्जाम के लिए तैयार करके जाएं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।